चैप्टर है क्लास नंबर 11 एग्री इन्फॉर्मेटिक, और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाएं। कितने प्रकार की भाषाएं होती है, जैसे एक होती मशीनरी भाषा या मशीनरी लैंग्वेज, दूसरी होती असेंबली लैंग्वेज, तीसरी होती हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल की भाषा है, ये हमारी मशीनरी भाषा है, और ये असेंबल लैंग्वेज है। ये सिंबल नहीं, असेंबल है। असेंबल मतलब होता है अनस्थापित है। एक स्थापित भाषा होती, एक अनस्थापित, ये अनस्थापित भाषा होती है। ये हाई लेवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारे जो भाषा लिखी जाती है वो होते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर समझते हो, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर समझो। बाइनरी नंबर ये हमारी भाषा होती है, बाइनरी नंबर 0 से 1 तक होती है, बाइनरी नंबर होती। ये असेंबल लैंग्वेज एक कोड में लिखा जाता है। इसमें जो डिजिट यूज किए जाते हैं, जो अक्षर यूज किए जाते हैं, वो इंग्लिश के यूज किया जाता है। जैसे हमने कोई वर्ड लिख दिया कोड में ABD, तो उसको हमने कोड कितना दे दिया, मान लीजिए 15 दे दिया। या उसी एक सांकेतिक भाषा होती है, एक संकेत होता है, उसको हम कोड में देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, असेंबल लैंग्वेज। इसको बोलते हैं मशीनी भाषा या कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर में ही की भाषा इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। ये बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट या बाइनरी लैंग्वेज होती है, और ये हमारी असेंबल लैंग्वेज होती है। इसको कोई कोड वर्ड में लिखते हैं अक्षर में, ठीक। ये हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो हमारी हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब होता है ये दोनों मर्ज होते हैं, दोनों को मिला के नहीं होता। देखो तुम देखना अभी कंप्यूटर में जो भाषा प्रयोग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 नहीं है, 9 तक है, ये तो भाषा प्रयोग में आ रही है। ये बाइनरी नंबर की तरह ही है, ठीक। और दूसरा ABCD लिखी नहीं है, तो इन दोनों को मर्ज करके कौन सी भाषा बना दी, हाई लेवल। तो हमारी जो भाषा आजकल यूज हो रही कंप्यूटर में कौन सी हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारी मशीनरी भाषा है, असेंबली भाषा है, असेंबल नहीं की हुई है, तो इसको क्या कहते हैं हम, असेंबली भाषा। ये बिना किसी, जैसे ये मशीनरी भाषा जो है कंप्यूटर बिना अनुवाद के ही समझ लेता है। इसमें जो भी डिजिट लिखे रहते हैं वो 0 से 1, इसमें हमारा नंबर का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर। कौन सी भाषा, मशीनरी भाषा में। जो मशीनरी भाषा है उसमें कौन सी किया जाता है, हाँ। और जो हमारे असेंबली ये कोडांग भाषा होती है, इसमें हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कोड में लिखते हैं, कोड में कंप्यूटर को संकेत देते हैं। जैसे इसमें जो देखो, इसमें जो भी भाषा, जैसे हमारा संकेत अभी बताए थे तुम्हारे लिए, जैसे हमारा बाइनरी नंबर है ये 0 से 1, तो इसको हम एक कोड में लिख देंगे। कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, उसको हम कोड में लिखेंगे, तो उसको हम कौन सी भाषा कहेंगे, असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज, इन दोनों का जो मर्ज रहेगा उसको क्या कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आजकल कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारा लेसन है, कौन सा है, एग्री इन्फॉर्मेटिक का लेसन 12 है। एग्री इन्फॉर्मेटिव में हमें पढ़ना है इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सोर्स। इसका मतलब होता है नवीन सूचना सोर्स। मतलब सोर्स को क्या कहते हैं हिंदी, सोर्स को क्या बोलें हिंदी, समझ लेना, जो भी बोलते हो संसाधन बोलें। सोर्स माने संसाधन होता है, इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सोर्स। हम जो नई नई जानकारी है उनको कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हमें वो मिलती हैं। तो सबसे पहला हमारा है इंटरनेट। अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट है तो हम तुरंत अगर कोई नई जानकारी है उसको खोज लेंगे, ठीक। इंटरनेट से ही तो गूगल चलेगा, गूगल, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, जितने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे किससे चल रहे हैं, इंटरनेट। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हुई, इंटरनेट की। इंटरनेट की हुई नहीं हुई। देखो सबसे पहले हमारा इंटरनेट देखो 1G आया था, 1G और 2G 3G 4G और 5G। इनका मतलब समझते हो क्या होता है, 1G 2G 3G 4G का मतलब ये होता है, सबसे पहला हमारा 1G आया था।
1900 कुछ ईस्वी 1982 के समथिंग आया था 1G। 1G का मतलब था उसमें सिर्फ हम बात कर सकते थे, अगर किसी को कोई मैसेज भेजना है वो नहीं भेज सकते थे, इसकी स्पीड बहुत कम थी। फिर उसके बाद क्या आया था 2G। तो 2G में थोड़ा इसको अपडेट कर दिए थे, तो इसमें क्या आ गया था 2G में थोड़ा मैसेज वगैरह भेज सकते थे इधर। फिर 3G में क्या हुआ, वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई थी, वीडियो कॉलिंग जो करते थे वो 3G से स्टार्ट हो गया। फिर इससे उसके बाद क्या है 4G। तो फिर 3G को क्या हो गया, 3G फेल हो गया भाई। 3G से बेहतरीन रिजल्ट किसका है, 4G का। ये थोड़ा और अपडेट है, ये थोड़ा और फास्ट चलता है। अब इसके भी पिताजी आ गए हैं और फास्ट वाले, ये कौन है 5G। तो अब ये इसीलिए अब देखो ये 5G आने से पहले ही इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा, ये 2G 1G बंद हो गया ऑटोमेटिक। पता लगा तुम्हारे लिए। कभी कभी ये चीज़ें व्यवहार में जब तक नहीं होती तब तक हमें कठिन लगती, जब हमारे व्यवहार में आ जाती। अगर जैसे अंग्रेज़ी भाषा समझ लो, अगर हम उसको बोलते नहीं तो हमको बहुत कठिन लगती, अगर हम उसको बोलने लगेंगे तो हमारी व्यवहार में आ जाएगी। व्यवहार मतलब होता है जहाँ हमारा जैसा एनवायरनमेंट है वहाँ जो भाषा बोली जाती है हम उसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं। अगर तुम्हारा जन्म अमेरिका में हो, तुम्हारे माता पिता हिंदी भाषा के हैं और अमेरिका में जन्म हो जाए तो तुम हिंदी थोड़ी सोच पढ़ोगे ना समझोगे, इंग्लिश ही सीख जाओ, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इंग्लिश का है। तो इसी हिसाब से भाई 1G 2G 3G 4G आने लगे, उस हिसाब से उनका औचित्य खराब। अब ये 5G स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ जाए तो इससे ये सुविधा हो जाए, तुम अगर कहीं भी हुए, ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो तुम बरेली या दिल्ली घूम रहे और तुमने सोचा अरे हमारे घर का गेट खुला रह गया, तो 5G टेक्नोलॉजी तो गेट बंद कर दो वहीं से। मगर घर में भी 5G होना चाहिए, जो गेट है उसमें भी 5G लगा होना चाहिए। अगर हमारा फ्रिज खुला रहेगा तो फ्रिज को भी बंद कर दो। तो इससे इतनी सुविधाएं आ जाएंगी। अगर तुम्हारी गाड़ी है वो भी 5G टेक्नोलॉजी चलेगी। अगर मान लीजिए ठीक है तुमने गाड़ी पार्क की और बाहर निकल के चले गए, अब सोचा हमारी गाड़ी का गेट खुला रह गया, तो भाई मोबाइल से ही बंद कर दो, गेट के लिए बंद हो जाएगा, कोई खोलेगा भी नहीं। मगर दुख की बात यह है अपने यहाँ ये 2020 में आ रहा है, मतलब 2022 में आया, ठीक है। विदेशों में बहुत पहले से चल रहा है, अपने यहाँ बहुत स्लो काम है। इस पर ट्रायल तो बहुत पहले से हो रहे थे, मगर इस टाइम इस 5G का मोदी जी ने शनिवार वाले दिन 1 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया है। ये पहले 4 महानगरों में चलाई जाएगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 5G। और 5G आने के बाद ये सब खत्म हो जाए। तो ये समझ गए हो। अब आगे एक चीज़ और समझना है तुम्हारे लिए, साइबर कैफ़े किसे कहते हैं। हाँ, साइबर कैफ़े किसे बोलते हैं, साइबर कैफ़े। तुमने कैफ़े देखे नहीं हो, जहाँ तहाँ जनसेवा केंद्र खुले होते हैं उन्हें कैफ़े ही तो कहते हैं, जहाँ एक व्यावसायिक रूप में एक सेवा उपलब्ध हो। कभी कभी कैफ़े में तुम लोग शायद हर जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं, कानपुर चले जाओ, ठीक है, वहाँ कैफ़े में तुम जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा 1 घंटा या 2 घंटे का वहाँ 20 रुपये या 30 रुपये चार्ज करेंगे तुमसे। आराम से कंप्यूटर बैठ के चलाओ जाके, ठीक, अपना फॉर्म भरना है कुछ भी सही। तो वहाँ इस तरह का एक व्यावसायिक रूप में जो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैफ़े। कंप्यूटर वगैरह रखा रहेगा, एक प्रकार की सिक्योरिटी ही है, क्योंकि व्यवसाय भी है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और काम भी चल रहा है। तो कैफ़े तो समझ ही गए, साइबर कैफ़े ये व्यवसायिक रूप है साइबर कैफ़े का। ये बताओ अपने यहाँ आजकल जो लड़ाइयाँ होंगी वो किससे होंगी, साइबर से ही होंगे। साइबर इसका मतलब होता है दूसरे देश का डाटा चुरा लेना है, कुछ भी, ठीक है, साइबर क्राइम ही करेंगे, हैक कर लेंगे, साइबर के द्वारा हैक कर लेंगे तुम्हारे देश का डेटा जो भी है उसको हम हैक कर लेंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी चलेगी। अब मारधार नहीं होगी, इसके लाठी मारो उसके लाठी मारो, ये नहीं चलेगी। तुम्हारा जो डेटा है वो चुरा लेंगे। अभी होता नहीं, कहते हमारा चैनल हैक हो गया, तो हैक ही तो कर लेते हैं। हैक मतलब पूरा डाटा चुरा लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रखते हैं। अब तुम खोजते घूमो कहाँ चला गया हमारा। तो इस तरह से चोर घूम रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम तुमको टच भी नहीं करेंगे, फिर भी तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ कर। कभी कभी आता नहीं ऐड तुम सुने होगे, कहते हैं
299 रुपये में 10 किलो आम, 299 रुपये में 10 किलो आम। इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अभी आपके घर होम डिलीवरी हो जाएगी। जैसे तुम टच करते हो, वो साइबर कैफ़े वाले ही होते हैं, मतलब साइबर क्राइम वाले होते हैं। इस पर टच करो तो तुम्हारी पूरी डिटेल चली जाएगी, बैंक डिटेल चली जाएगी, पूरा पैसा निकाल लेंगे। और तुम 299 में आम ही खोजते रहना, क्योंकि इंडिया में लोग सस्ते बहुत जल्दी जाते हैं, मगर ये नहीं देखते हैं इसका क्या परिणाम है क्या नहीं है। कहते वहाँ 20 रुपये में चीज़ मिल रही है, 10 रुपये में मिली, मगर उसका रिजल्ट है या नहीं है, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। तो बहुत जल्दी क्लिक करेंगे 299 में 10 किलो आम। अरे मार्केट में चल रहा 50 रुपये आम, ठीक है, गुणे 10 करो, कितने का हो गया? 500 का हो गया। वहाँ तुम्हें कितने मिल रहा है? 299, मतलब 300 रुपये मिल रहा है। तो तुम्हारा फ़ायदा कितने को हो रहा? 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 200 रुपये। मगर जो तुम्हारे बैंक में है 2 लाख या 10 लाख, वो कहाँ चले गए? ये 299 के पास। उसने 299 में तो आम दे दिए, देगा कुछ नहीं, वो खाली क्लिक करवा लेगा, पूरा डेटा तुम्हारे पास का जो डेटा है उसके पास चला जाएगा। तो साइबर कैफ़े और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सोर्स समझ गए, नई नई जानकारी, जो सूचनाएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी तभी उसको हम आगे कुछ भी करना रहेगा, या कोई प्रोग्राम या कहीं हमें बोलना है, भाषण देना, जब हमें कोई जानकारी रहेगी तभी तो वो लोग। अगर तुम्हें पता हमारा देश इस टाइम कौन सी स्थिति में चल रहा है, तो हमें इंटरनेशनल जानकारी होना चाहिए, इंटरनेशनल स्थिति जानकारी होना चाहिए, हमारा देश की स्थिति कहाँ है, हमारे देश की जो स्थिति वो कौन सी पोजीशन पर है, तभी तो कुछ बोल पाओ। तुम्हें पता ही नहीं हमारा देश खुशहाल है या दुखी है या बहुत अच्छे लोग जी रहे हैं, तो फिर क्या कहो। मोबाइल जनरेशन, इसका मतलब होता है पीढ़ी, हमारी मोबाइल की जो पीढ़ियां हैं वो कब से स्टार्ट हुई। जी का मतलब जनरेशन होता है। तो 1G हमारा कब आया था? 1982 में। इसमें सिर्फ उस टाइम छोटे मोबाइल चलते थे, वो एंटीना वाला, इससे एंटीना रहता था उसमें, मोबाइल इस तरह का मोबाइल था। अब इधर एक ठो एंटीना था, ऐसा निकला रहता था। तो ये हमारा मोबाइल उस टाइम चलता था 1G। इससे सिर्फ बस हेलो करके बात कर सकते थे। अब तुमको इसमें हम कोई मैसेज वार्स कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होता था। फिर हमारा ये आया 2G, ये आया था 1991 में, सबसे पहले फिनलैंड में चला था, फिनलैंड में। फिर उस टाइम ये मोबाइल एक आया था इस टाइप का, देखे होगे, इस टाइप का मोबाइल एक आया था, उसको बोलते थे नोकिया, आया था इस टाइप का मोबाइल। तो इसने पूरा मार्केट को ही कैप्चर कर लिया था, नोकिया ने। कौन सा मोबाइल आया था? नोकिया। तो इसमें हम कुछ देख नहीं सकते थे, सिर्फ मैसेज कर सकते थे लोगों को, एक अपनी बात को दूसरे के पास सेंड कर सकते थे। और जब 3G आया था, ये 2006 में स्टार्ट हो गया था, मगर भारत में आते आते 2008 में आ पाया था। इतना स्लो चलता रहा, 2 साल लग गए इसको आने, मगर 2006 में आ गया था। मगर भारत में कब आया था? 2008 में। 3G आया था 2008 में भारत में। अब जब 3G आया था उस टाइम वीडियो कॉल स्टार्टिंग हो गई, उसमें एक ठो ऐसा ये चक्कर घूमता था, ये प्रोसेसर, मतलब ये ऐसा घूमता नहीं रहता, चक्कर था, तो ये बहुत धीरे धीरे चलता था। जब ये आया था 4G अपने यहाँ कब आया था? 2017, मगर विदेश में आ गया था 2008 में। तो अपने यहाँ कितना तेज़ चलते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी है। ये जापान में 2008 में ही आ गया था 4G, मगर भारत में आते आते 2017 लग गई, 8 दूनी 16, मतलब 9 साल लग गई थी, पूरा 9 साल, समुद्र पार से आया 9 साल में। अब 5G आ गया 2022 में आया, मगर विदेशों में चलने लगा 2010 में ही, 2010 में चलने लगा है। अब 5G में तो धनाधन सब कुछ देखो, 4G से ही सबसे ज़्यादा मोबाइल बिके। 4G सबसे पहले लॉन्च किसने किया था? जियो ने किया था, वो भी फ्री में। कि इनको फ्री की आदत है खाने की, पहले फ्री की आदत डालो, उसके बाद पैसा खींच लो सब कुछ। तो पहले फ्री में सुविधा दिया था। 2017 में आया था ये, विदेश में कब आया था? 2008 में ही आ गया, मगर अपने इंडिया में 2017 में आया था। सबसे पहले रिलायंस जियो ने ही 2017 में 4G लॉन्च किया था। इसीलिए मार्केट, मोबाइल की दुनिया में एक क्रांति सी आ गई थी जियो के आने से। आ गई थी क्रांति नहीं, हर किसी भी देखो टच मोबाइल, हर किसी भी देखो टच मोबाइल। नहीं तो पहले छोटा लेके घूमते थे नोकिया वाला,
उसमें बस 10 रुपये रिचार्ज करा लिए, वो भी चलता था साल 2 साल तक। कोई हल्के से मिस कॉल मारा बस पूरी कॉल नहीं करता था, मिस कॉल। मगर अब मिस कॉल का कोई सिस्टम ही नहीं, जब ख़त्म होगा पूरा डाटा। अब मंथली ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मंथली 250 रुपये, अगर जियो का सिम है तो 250 रुपये देना ही देना है। मोबाइल चलाओगे, वो भी उनका महीना होता है 28 दिन का। हर किसी का मंथ होता है जो महीना, महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अब उनका कितने दिन का होता है? 28 दिन का भाई। अब 5G आने से तो और ज़्यादा क्रांति आ जाए, हो सकता है 4G बंद हो जाए, तो फिर मोबाइल ख़रीदो। तो ये हमारी जनरेशन थी, किसकी? मोबाइल की पीढ़ियाँ थी कुछ जो हमें इम्पोर्टेंट थी, हमने उसको बता दिया। साइबर कैफ़े भी बता दिए। साइबर कैफ़े का मतलब जो जनसेवा केंद्र होते हैं, जहाँ हम जाके ये व्यावसायिक रूप में काम किया जाता है, हम वहाँ जाकर अपना जो भी कार्य है उसको कर लें, जो इंटरनेट संबंधित जो भी कार्य हैं कर सकते हैं उस साइबर कैफ़े में जाके। अगला हमारा चैप्टर है ई एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर। ये जो नई सूचनाएं होती है, नई जानकारी होती है, हम किस किस माध्यम से किसानों के साथ साझा कर सकते हैं। जो नई तकनीकी नई जानकारी है उनको हम कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं उनके पास। इसीलिए ई एग्रीकल्चर का आज के ज़माने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं ई एग्रीकल्चर में, जैसे हमारी एग्रो स्टार है, उन्नति है, देहात है, एग्रिम है, एग्री जंक्शन है और एग्री जंक्शन है। ये विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, ये नई जानकारी, नए उत्पाद, नए बीज, नई दवाइयाँ किसानों के साथ साझा करती हैं, किसानों के घर तक होम डिलीवरी भी करती हैं और नई जानकारी जो होती है वो किसानों को बताती भी हैं। ये सारी कंपनियां जो हैं क्या कर रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रही हैं? विकास, डेवलपमेंट कर रही हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ये जो कंपनियां हैं ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास कर रही हैं। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन माने होता है सूचना और कम्युनिकेशन माने होता है प्रचार प्रसार और टेक्नोलॉजी माने क्या होता है? प्रौद्योगिकी या जानकारी। जो हमारी नई जानकारी है, नई जो सूचनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाना ICT का फुल फॉर्म है। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की कंपनियां काम करती हैं। अच्छा, ये कंपनियों को क्या फ़ायदा है? जो ई एग्रीकल्चर इंडिया में क्या फ़ायदा है इसका? ई एग्रीकल्चर का वैसे ऐसे लिखा जाता है ई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया, इसको क्या फ़ायदा है इंडिया में? ये एग्रीकल्चर का क्या फ़ायदा है? नकदी फसलों को, नंबर 1, नकदी जो फसलें हैं, नकदी फसलों का क्या करना है? नकदी फसलों का बाजार मूल्य नकदी फसलों का बाजार मूल्य बताना। ई एग्रीकल्चर के ही द्वारा। ई एग्रीकल्चर ऑनलाइन सर्विस होती है, उसको नई नई जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाएं। जैसे हमारी नकदी फसलें हैं उनको उनका बाजार मूल्य क्या है हम अपडेट कराते रहे, कौन सी मंडी का क्या भाव है, ये हम ई एग्रीकल्चर के ही द्वारा तो बता सकते हैं। ई कृषि तकनीकी जो है उसी के द्वारा तो बता सकते हैं। जो अभी हम तुम्हारे लिए बताएं ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ही जो नए नकदी फसलों का बाजार मूल्य बताना। शहर से उत्पादों की मांग, नंबर 2 क्या है? शहर से उत्पादों की मांग एवं पूर्ति करना। इसका मतलब ये शहरों से कितनी डिमांड आ रही है, कितनी मांग है, उन उत्पादों की क्या करना है। उत्पादों हैं जो उत्पाद हैं उनकी मांग और पूर्ति करना, शहर को भेजना। हमारे इस शहर में
इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इस फल की ज़्यादा डिमांड है, इस सब्जी की ज़्यादा डिमांड है, जिससे हमारे किसान हैं उनकी आय क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो ज़्यादातर लोकल मार्केट में ही बेच देते हैं। अब वहाँ का जो भाव रहता है, अगर उनकी 10 रुपये किलो बिक्री तो बेचारे वही भाव बेचते, उनको जानकारी नहीं रहती। उनको पता क्या है हमारे दिल्ली की मंडी का क्या भाव चल रहा है, या बरेली की मंडी का क्या भाव होगा, या पटना की मंडी का क्या भाव है, या मुंबई की मंडी का क्या भाव है। अगर ई एग्रीकल्चर है तो उनको जानकारी रहे, वो अपडेट रहेंगे, उनको जानकारी रहेगी विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों द्वारा। अगर उन्हें जानकारी रही तो उनको ये भी पता लग जाएगा। नंबर 3, परिवहन शुल्क। परिवहन शुल्क, अगर भाई हम रहने वाले कहाँ के हैं, मान लीजिए कोई गांव गए हैं, जैसे मान लीजिए रामपुर के हैं, रामपुर टू मुंबई, अगर हमारा मान लीजिए कोई फल है, जैसे आलू है, आलू अगर हमारा मार्केट में रामपुर की मंडी में बिक रहा है 10 रुपये किलो, और हमें जानकारी है ई एग्रीकल्चर द्वारा अगर मुंबई की मंडी में वो हमारा बिक रहा है 40 रुपये किलो, तो किसान ये भी तो जानकारी रहे हम रामपुर से अगर मुंबई ले जा रहे हैं आलू, तो उसका हमारा किराया कितना लगेगा, शुल्क कितना लगेगा, उसको जानकारी रहेगी तभी तो वो ले जाएगा। वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं वो ले जा रहा, वहाँ उसका 10 रुपये किलो आलू यहाँ बिक रहा, वहाँ बिक रहा 40 रुपये किलो, उसको जानकारी है, और उसका किराया लग जा रहा 30 रुपये किलो, तो उसको वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं, और घाटा ही तो है। इतना दूर जाएगा, अपना टाइम भी ख़राब करे, हो सकता उसका आलू ख़राब हो जाए रास्ते में बहुत सारा, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम ई एग्रीकल्चर के ही द्वारा तो उसको जानकारी देंगे। परिवहन शुल्क, भाई वहाँ तक आप जो आलू है आपका वो ले जाओगे, कितना आपका खर्चा हो जाएगा, तो ये जानकारी उसको मिल जाएगी नहीं मिलेगी। अब कृषि, और नंबर 4 है किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी। सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हो जाएगी। ये एग्रीकल्चर द्वारा अगर वो अपडेट रहेंगे तो नई जानकारी या सूचना होगी। अगर मान लीजिए हमारे किसान एक कोई ऐप है या कोई कंपनी है उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको नई नई जो जानकारी है तकनीकी उनको अब ठीक है। और जैसे मान लीजिए नंबर 5, कोई रोग लग रहा है, रोग है या फसल में कोई समस्या आ रही है, फसलों में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, समाधान भी हो जाएगा। समाधान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उनको जो उस पर वैज्ञानिक बैठे हैं या जो वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, तो वो उसका निदान बता देंगे, ये दवाइयाँ आप डालो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो किसान का इनपुट भी कम लगेगा और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इनपुट मतलब लागत कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, उपज उन्हें ज़्यादा मिलेगी। ये हमारा क्या है, ये एग्रीकल्चर के लाभ हैं या हानि है, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदा है नहीं है।